जयपुर नगर निगम में नए प्रशासक के रूप में संभागीय आयुक्त पूनम ने कार्यभार संभाला है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद वे पहली बार निगम मुख्यालय पहुंचती है और अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक कहा जा सकता है कि बेहद सख्त रूप देखने को मिला है कि अब किसी भी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक यहां पर की जाती है। सफाई व्यवस्था में सुधार लाना प्रायोरिटी तय किया गया है। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि अब दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो आज हमने सभी अधिकारियों को एक साथ लाके जो कुछ इशूज रह जाते हैं मर्जर के, उसको लगभग आयुक्त महोदय ने काफ़ी तत्परता से रिजॉल्व कर लिया। कल जैसा कि इशू आ रहा था कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि वो इशू रिजॉल्व कर दिया गया है। अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसकी भी हम लिस्टिंग दोनों को मिला के करेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर सकें। और निश्चित रूप से जो आगामी 2 बड़े इवेंट आ रहे हैं हमारे यहाँ, प्रवासी राजस्थान दिवस और खेलो इंडिया गेम्स, उसको बहुत ही अच्छे से हम करेंगे और हमारी पूरी टीम तत्परता से इसको करने के लिए तैयार है। आज हमने उसको रिव्यू भी किया है। साथ ही जो कामों में कहीं कमियां रह जाती है, कहीं कुछ डिलेज होते हैं, उसको भी हम मॉनिटर करेंगे ताकि पब्लिक को तत्परता से लाभ मिल सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शायद आप लोग भी सुनना चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था कैसी रहेगी, निश्चित रूप से सफाई व्यवस्था जो है उत्तरोत्तर सुधार होगा और आप लोगों के भी जो नॉलेज में आए, हमारे नॉलेज में लाएं। और मुझे उम्मीद है कि नागरिक बंधुओं और आप मीडिया बंधुओं के सभी के सकारात्मक सहयोग से हमारा जयपुर नगर निगम, जयपुर शहर। और आप जयपुर के दूदू की बात करेंगे, जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिरने का मामला देखने को मिला है। एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मजदूर का शव मिला है। लगातार 2 घंटे से एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है और भी मजदूर के मिलने की आशंका जताई जा रही है। दूदू प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन में सहयोग कर रहे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पहुंचने से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत चलाया गया। लगभग आधा दर्जन घायल मजदूरों का उपजिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो यहां पर बेहद दुखद खबर, एक मजदूर का शव मिला है और दूसरे मजदूर के मिलने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तकरीबन शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऐसे में जो डिप्टी सीएम है वो भी प्रेमचंद बैरवा भी लगातार मौके पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगभग आधा दर्जन घायल मजदूरों का उपजिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जयपुर के दूदू की खबर है, निर्माणाधीन मकान की छत गिरने का ये मामला है। और 12 से बड़ी खबर, अंता विधानसभा उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक की मैं बात करूं तो 80.25% मतदान हुआ है। कुल 2,27,264 में से 1,83,171 लोगों ने वोट डाले। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था काबिले तारीफ थी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी अप्रिय घटना की कोई वारदात नहीं हुई। प्रशासन पूरी तरह से सख्त रहा। सुरक्षा व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया सुचारू रहती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो अच्छी खासी बम्पर वोटिंग देखने को मिलती है। शाम 6 बजे तक का ये लगभग का आंकड़ा 80.25% मतदान होता है और तकरीबन साल 2023 में भी आसपास का ही आंकड़ा रहता है। बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीरें देखने को मिली। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह की ये तस्वीरें हैं जब आप देखिए, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो,
भले ही एक सीट पर यह उपचुनाव रहा, लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी यहाँ पर वोटर्स ने समझी वो वाकई में काबिले तारीफ रही। सुबह जल्दी लंबी लंबी कतारों में लगने के लिए अपने कामों को निपटा करके तमाम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने अपने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया। अब लो फ्लोर बसों में कंडक्टरों की ड्यूटी लगाने वाले टाइम कीपरों को हर 2 महीने में बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक टाइम कीपर पर भाई भतीजावाद, पक्षपात और ड्यूटी चार्ट में मनमानी करने की लगातार शिकायतें आ रही थी। इन शिकायतों के बाद में JCTSL के मुख्य वित्त अधिकारी पंकज गुप्ता ने आदेश जारी करके हर 2 माह में टाइम कीपर बदलने की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से ड्यूटी अलॉटमेंट में पारदर्शिता आएगी और किसी एक व्यक्ति के प्रभाव को रोका जाएगा। नई नीति जल्द लागू होगी, जिसके बाद में सभी डिपो में टाइम कीपर का रोटेशन भी तय अंतराल पर जरूरी होगा। तो हर 2 महीने में ये व्यवस्था लागू होगी और हर 2 महीने में टाइम कीपर को बदल दिया जाएगा। जयपुर रेंज में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे नवीन लेन ड्राइविंग सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंगलवार को जयपुर रेंज कार्यालय में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की खुलकर के प्रशंसा की और कहा कि जयपुर का ये मॉडल अब पूरे राजस्थान में लागू होगा और ये अभियान 25 अगस्त 2025 से जयपुर रेंज सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करना और लेन अनुशासन को बढ़ावा देना था। समारोह में जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा और कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को विशेष प्रशंसा पत्र देकर के सम्मानित भी किया। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड जिलों के कुल 74 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कैंपेन से दुर्घटनाओं में कमी आई और पुलिस कर्मियों के प्रयास वाकई में सराहनीय रहे। CS सुधांश पंत का बड़ा धमाका, निकला ट्रांसफर। आप दिल्ली में होंगे। सामाजिक न्याय विभाग के सचिव राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत केंद्र जा रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग में सचिव पद पर नियुक्ति हुई। मुख्य सचिव ने कल COS मीटिंग में इसका हिंट भी दिया था और मीटिंग में बोले कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, अपना आचरण सुधारिए, देखिएगा जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। देर रात जारी हुए आदेशों से खुला राज, पंत की केंद्र में नियुक्ति की पुष्टि हुई। पहले भी दिल्ली में पंत रह चुके हैं और जयपुर स्थित HCM RIPA के DG और ACS ट्रेनिंग के पद पर रहे। जलदाय विभाग के ACS पद से उनका ट्रांसफर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हुआ था। इसके बाद सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली गए। सत्ता परिवर्तन के बाद 2023 में लौटे। भजनलाल सरकार ने 1 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनाया था। और अब छत्तीसगढ़ की बात, जहां पर बीजापुर और दंतेवाड़ा DRG की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। बस्तर IGP सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की। और अब सवाईमाधोपुर की बात, जहां पर ACB चौकी सवाईमाधोपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कृषि विभाग के उप परियोजना निदेशक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। ACB ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते अनुपम गोयल को धर दबोचा। निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा हुआ निस्तारण की एवज में रिश्वत की मांग की। परिवादी की जो है खाद बीज की दुकान की इंस्पेक्शन हुआ था, जो इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्शन नोटिस को कंपाउंड करने के लिए अच्छा परिवादी से जो है अनुपम गोयल जो है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो है 10,000 रुपये डिमांड की थी और हमने कंप्लेन को वेरीफाई करवाया और 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया। ये सर कहाँ के खाद व्यापारी हैं सर? ये गंगापुर सिटी शॉप, गंगापुर सिटी के। सर कुल कितनी राशि डिमांड हुई थी? 10,000 रुपये की डिमांड हुई थी और 10,000 रुपये लेते हुए जाते। कब से कर रहे थे सर ये डिमांड? ये हमारे पास 2-3 पुरानी कंप्लेन है तो उसको
और अब टोंक के बाद जहां पर एसीबी की कार्रवाई होती है, विद्युत विभाग के स्टोर कीपर दीपक को ट्रैप किया गया। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। डीपी जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसपी महावीर सिंह राणावत के निर्देश पर यह कार्रवाई होती है। एएसपी झाबरबल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो डीपी जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग होती है और एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दीपक को ट्रैप कर लिया गया। आज अपने कुएं के कनेक्शन के लिए जो ट्रांसफार्मर है वो इशू कराने के लिए यहाँ इसने कल वर्क ऑर्डर जारी कराया था जेईएन के ऑफिस से। तो उसके लिए यहाँ स्टोर कीपर से ट्रांसफार्मर के लिए उन्होंने कहा, तो स्टोर कीपर ने उनसे 10,000 रुपये की मांग की, जिसका सत्यापन इसने मांग करने पर परिवादी ने आज ब्यूरो कार्यालय में आकर के अपने एक लिखित परिवाद दिया, जिसके संदर्भ में इसकी मांग का सत्यापन कराया गया। तो मांग सही पाएगी। मांग सही पाई जाने पर मांग में 10,000 रुपये का जब परिवादी ने कम करने के लिए कहा तो उसने 8,000 रुपये लेना तय हुआ। उसके उपरांत जब ट्रैप कार्रवाई का आयोजन करके और यहाँ पहुँचे और आकर के जब इसको आरोपी को जब उसने परिवादी ने 8,000 रुपये दिए तो उसने एक कागज़ पे रखवा ली और कागज़ पे रखवा करके कोई यहाँ कोई काम मजदूर जो कोई काम कर रहा था उसको कहीं बाहर से बुलाया और ट्रैप राशि उसके साथ कहीं लेके बाहर भेज दिया। तो वो लेके और अब डीडवाना की बात, जहां पर शादियों के सीजन में मिलावट के खिलाफ अभियान चल रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों और होटल का निरीक्षण किया। संदिग्ध पिकअप में भरा 105 किलोग्राम घी जब्त किया गया। एक्सपायरी डेट का 30 किलोग्राम हलवा भी नष्ट करवाया। कई दुकानों से मिठाई और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। बढ़ते हैं आगे, चित्तौड़गढ़ के कपासन की बात करते हैं, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई होती है। 15 लाख के अंग्रेजी शराब सहित लग्जरी कार भी जब्त की गई। पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा गिरफ्तार किया और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। जिला कलेक्ट्रेट भवन में सोमवार को उस समय बड़ा हादसा टला जब उपनिदेशक अभियोजक के पुराने कार्यालय के बाहर अचानक से छत का प्लास्टर भर भरा करके नीचे गिर पड़ा। उसी समय ज्ञापन देने आई दर्जनों महिला और वहां पर मौजूद थी, जो कि बाल बाल बच जाती है। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी हुई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कलेक्ट्रेट परिसर की छत के कई हिस्सों से प्लास्टर गिरने की घटनाएं हुई है, लेकिन अब तक भवन की मरम्मत ही नहीं करवाई। कलेक्ट्रेट भवन में रोजाना 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं। हादसे के बाद में कर्मचारियों ने प्रशासन से भवन की तुरंत मरम्मत करवाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाने की मांग की है। भरतपुर के बयाना की बात, जहां पर ओवरलोड ट्रक से बड़ा हादसा हुआ। ताजा मामला सुभाष चौक मीराना रोड का है, जहां पर बिजली के तार टकराने के बाद एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे तुरंत एडमिट करवाया, अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद सड़कों पर अफरा तफरी मची और जाम के हालात बने। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को जब्त किया और मामले की जांच शुरू की है। लोगों का कहना है, जिन्होंने वहां पर यह मंजर देखा, कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण बयाना में आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। और अब सिरोही के आबू रोड की बात, जहां पर दिल्ली में हुए धमाके के बाद में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। राजस्थान गुजरात सीमा पर कल रात से ही गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सीमावर्ती चेकपोस्ट पर सघन तलाशी की जा रही है। रेलवे स्टेशन सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। डीएसपी गुमाराम चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वाहनों की जांच करके यात्रियों से पूछताछ हो रही है। दिल्ली में एक कार में ब्लास्ट हुआ था। अब से राजस्थान में सभी जगह पर हर संदिग्ध वाहन, हर संदिग्ध व्यक्ति को चेक करने का हाई अलर्ट चल रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए सिरोही में गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर स्थित मावल चौकी है। तो चौकी पर कल से ही लगातार नाकाबंदी से चल रही है। नाकाबंदी के दौरान प्रत्येक व्हीकल को चेक करके उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु है
उनकी तलाशी की जा रही है। उन पर नाकाबंदी है, ये आगामी दिनों तक लगातार चलेगी। कल दिल्ली में एक कार में ब्लास्ट हुआ था। अब से जयपुर की बात करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग में धार्मिक और शैक्षिक परिदृश्य में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। डॉक्टर GSP मिश्रा स्मृति व्याख्यान आयोजित किया गया। डॉक्टर चावला ने धर्म, शिक्षा और निर्वासन के अंतर संबंधों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे महिलाएं आज धार्मिक और शैक्षिक परंपराओं को नए आयाम दे रही है। इस दौरान इतिहासकारों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं की भूमिका पर अपने विचार भी व्यक्त किए। राजधानी की एक बार फिर से बात। वंदे मातरम के जय घोष से गूंजा आवाज भवन परिसर। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखे गए। स्वदेशी के प्रति आस्था और राष्ट्र भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला। आवासन आयुक्त सहित मंडल के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित होने वाले पश्चिम मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 2025 को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। विश्वविद्यालय के निदेशक ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ये महोत्सव 12 से 14 नवंबर तक 3 दिनों तक चलेगा। इस महोत्सव में कुल 14 संस्थान भाग लेंगे और करीब 560 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। निदेशक ने यह भी कहा कि इस महोत्सव में भारतीय परिवेश में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को सम्मिलित भी किया है। महोत्सव के दौरान अनुवाद लेखन, संस्कृत समाचार लेखन, ब्लॉग निर्माण, लघु फिल्म निर्माण, संस्कृत गीत, समूह गान, योगासन, दौड़ और बैडमिंटन सहित कई सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इस महोत्सव में केवल वे छात्र भाग ले पाएंगे जो कि रेगुलर हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो विद्यार्थी हों उनका हर प्रकार से विकास हो। मैंने देखा है कि प्रायः जो आधुनिक विश्वविद्यालय है उनमें ये विकास अभी भी उपेक्षित है। तो हम लोग एक जो सुनियोजित ढंग से कैसे विकास करें छात्रों का, उस पर ध्यान दे रहे हैं और ये स्वाभाविक है। हम लोग अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होती है उसी का एक अंश है। हम मल्टी कैंपस विश्वविद्यालय है, ऐसे विश्वविद्यालय प्रायः है नहीं। जो बहु परिसरीय विश्वविद्यालय है हमारे परिसर देश के विभिन्न भागों में है, तो उनमें हम लोग स्पर्धा करके एक ऐसा दल बनाते हैं जो कि ऑल इंडिया जो अखिल भारतीय स्तर पर जो यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं उसमें भाग्यग्राहिता हमारी होती है। हम उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी संघ जो है उसने प्रस्तावित किए हुए हैं। क्योंकि ये पश्चिम और मध्य क्षेत्रीय यूथ फेस्टिवल है, तो इसमें हरियाणा आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है और दिल्ली आ रहा है और राजस्थान सम्मिलित हो रहा है और 14 संस्थाएं इसके बीच में हैं और वो प्रतिभागी भाग लेंगे जो अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त कर चुके हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसमें कुछ आयु का भी निर्धारण है और 14 प्रतियोगिताएं हम इसमें 44 प्रतियोगिताएं हम इसमें कुल करवाने जा रहे हैं। किस तरह की प्रतियोगिता है? अलवर के राजगढ़ की बात करेंगे, जहां पर वन भूमि पर अवैध पक्के निर्माण को लेकर के वन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। राजगढ़ क्षेत्र के कुंडलाबेट, राजपुर बड़ा, नरवास इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार के निर्देशन में टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया और वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और आप श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करते हैं। सिंधी समुदाय ने पदमपुर में आक्रोश मार्च निकाला, सड़कों पर उतरकर गुस्सा प्रकट किया, भगवान झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और उनके विरोध में आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। छत्तीसगढ़ क्रांति सेवा के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। झूलेलाल मंदिर में बैठक करके एसडीओ के माध्यम से गृह मंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। 26 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के एक तुच्छ नेता, घटिया मानसिकता वाले अमित बघेल द्वारा हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने से देश ही नहीं पूरे विदेश में इस चीज़ का आक्रोश है और इस आक्रोश को लेकर आज हमने एसडीएम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी भावनाओं से एसडीएम साहब को अवगत करवाया है कि यह
हम अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अखंड भारत का हिस्सा है और अखंड भारत का हिस्सा ही हम रहेंगे। भारत माता की जय। 26 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के एक चूरू के बिदासर में उपभोक्ता की शिकायत पर उचित मूल्य की दुकान पर कार्रवाई की गई। प्रवर्तन अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ ने जांच के दौरान वार्ड संख्या 12, 13 और 24 की 2 उचित मूल्य दुकानों को बंद पाया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन दुकानों की पॉस मशीनें अनाधिकृत व्यक्ति के पास से मिली, जो कि आटा चक्की से इन्हें गैर कानूनी तरीके से संचालित कर रहे थे। मौके पर उपभोक्ताओं के अंगूठे भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा ही लगवाए गए थे। तो अब मैं चालू करायो, पहले मारो बंद करा दियो धर्मेंद्र शाश्वत, इन्हें बंद करायो, सारा उठी बन के एप्लीकेशन दे के बंद करायो। फिर मैं दोबारा चालू कराने की कोशिश की, फिर भी मेरे चालू कौन होन दियो को नहीं। नगर पालिका में जाके शिकायत कर दी, चालू को नहीं होन दियो। और फिर अब करायो मैं चालू, तो मैं लेना यहाँ आई तो यहाँ तो वो दिया नहीं मुझे, कह चली जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा तुझे, फिर पहले की तरह बंद करा दूंगा, ऐसे बोल के मुझे निकाल दिया यहाँ से। फिर मैं दूसरे से लेने गई तो एक बार तो दिया कैलाश जी ने 1 नंबर वार्ड से, और दूसरी बार गई तो इसने वहाँ भी बंद करा दिया कि आपका नहीं होगा, आपका रुका बंद बताता है। फिर मैं तीसरी बार वहाँ गई 5 नंबर वार्ड में, वहाँ जाके लेने गई, रुका नहीं देखा, तब तो बोला कि कोटा के रामगंज मंडी शहर के वार्ड नंबर 37 में पिछले 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप रहने से नाराज महिलाओं ने मंगलवार को नगर कांग्रेस पदाधिकारियों के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। इस दौरान महिलाओं ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सहायक अभियंता को खरी खोटी सुनाई। वार्ड नंबर 37 में पानी की काफी प्रॉब्लम है। 4-5 दिन से वार्ड में पानी नहीं आ रहा था, तो वहाँ की महिला आई थी मेरे पास, विजय जी गौतम दास, रमेश जी मीणा के पास, अनिल सुमन वहाँ के वार्ड मेंबर ये भी आए थे। आज आके इन सबसे बात करी, पहले भी आनंद विहार के मीटिंग से बात करी, 2 महीने हो चुके, आज तो इसका सोल्यूशन नहीं किया। आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम को पानी सप्लाई करेंगे, और हमने वार्ड नंबर 37 में बोरिंग की भी डिमांड करी, ताकि अगर पानी सप्लाई नहीं हो तो बोरिंग से ये लोग अपने घर में पानी की पूर्ति कर सके। लेकिन जिस तरह से सबसे भ्रष्ट पानी। पाली के सुमेरपुर से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां पर जिला प्रशासन की अनोखी पहल राम सेतु की गिलहरी अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुमेरपुर पंचायत समिति परिसर में रंगोली, चित्रकारी और सजावट के जरिए अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने साफ सफाई के महत्व को बताया। इस मौके पर विकास अधिकारी प्रमोद दवे कहते हैं कि हर व्यक्ति की छोटी कोशिश भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। और अब पाली के सुमेरपुर की बात, जहां पर तखतगढ़ में वंदे मातरम कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक वंदे मातरम गायन से होती है, जिसके बाद में नगर पालिका भवन से भव्य रैली निकाली, जिसमें नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसके बाद में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों का सम्मान भी किया गया। अलवर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम रखा गया। नगर निगम और यूआईटी के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके शहीदों को नमन के साथ में हुई। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने वीरांगनाओं को शॉल उड़ा करके सम्मानित किया। वंदे मातरम की जो 150वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज अलवर में नगर निगम और नगर विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्वच्छता प्रहरी आज और जो हमारे संसाधन है, ऑटो टोपर है, हमारी ऑटोमेटिक स्वीपर मशीन है, एंटी स्मोक गन है, इसका प्रदर्शित करते हुए एक स्थान को चिन्हित करके आज उसको सफाई करके इस राष्ट्र गीत में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इसके लिए मैं हमारी दोनों संस्थाएं, विशेष रूप से नगर विकास न्यास और नगर निगम के हमारे अधिकारियों को बहुत सारी बधाई और विशेष रूप से स्वच्छता प्रहरियों को बधाई देते हुए इस मंगल कामना के साथ पूरे संपूर्ण देश का ये गीत आने वाले समय में राष्ट्र भावना के साथ ओतप्रोत होगा। जी सर, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
7 नवंबर से 15 नवंबर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में यूडीएच और डीएलबी यानी स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग के तत्वावधान में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम कंपनी बाग में स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साथ ही जो शहीद वीरांगना है उनका सम्मान किया गया। इसके बाद में नगर निगम भरतपुर के बयाना में वंदे मातरम 150 थीम पर नगर पालिका की तरफ से कार्यक्रम रखा गया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव देशभक्ति की भावना के साथ में सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारियों ने गांधी चौक और सुभाष चौक स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की, माल्यार्पण किया और स्वच्छता की शपथ ली। राज्य सरकार के आदेश की पालना में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150 की थीम पर आज नगर पालिका बयाना द्वारा पालिका क्षेत्र में महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करवाकर उन पर माल्यार्पण किया गया एवं आम नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई एवं राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का सामूहिक रूप से गायन किया गया। उक्त गतिविधियों सरदार शहर में घर में घुसकर चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। मामला 4 नवंबर की रात का है, जब वार्ड 15 के रहने वाले एक व्यक्ति के घर में सेंध लगाकर नकदी और जेवरात चोरी किए गए थे। जांच के दौरान सामने आया कि ये चोरी गौरव सिंह तंवर उर्फ सुमित ने की थी। थानाधिकारी और एएसआई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने हनुमान धोरा के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ पहले भी चोरी के मुकदमे दर्ज है। और अब झुंझुनू की बात, अजमेर डिस्कॉम के जेईएन नवनीत कुमार को सस्पेंड करने का मामला देखने को मिला है, जिसे लेकर पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का विरोध हुआ है और कहा कि मनमाने, गलत और सेवा नियमों के विपरीत कार्रवाई हुई है और जेईएन नवनीत कुमार को बहाल करने की मांग एसोसिएशन ने की है। चीफ इंजीनियर के जरिए अजमेर डिस्कॉम एमडी को पत्र भी भेजा। मांग पत्र हमारी बस 2-3 दिन पहले हमारे साथी मित्र हैं जेईएन जो चिड़ाओं में पोस्टेड हैं, उनको कोई स्मार्ट मीटर के इशू के रिगार्डिंग में सस्पेंशन कर दिया गया, जिनमें उनका कोई दोष भी नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। उनका केवल उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार उन्होंने अपनी ड्यूटी करी, उसके तहत उसका मुद्दा बना के उनको सस्पेंशन में डाल दिया गया, जो कि गलत है। एक जेईएन के साथ में बहुत ज़्यादा गलत है। उनका कोई इतना रोल नहीं होते हुए भी उनको सस्पेंशन किया गया। हमारी बस इतनी मांग है कि इसकी जांच करी जाए प्रॉपर तरीके से, और जो भी अगर दोषी हैं तो बिल्कुल उनको दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन नहीं है तो उनको तुरंत प्रभाव से। और अब जालौर के सायला की बात, जहां पर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास में एक आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया। मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद में फैसला सुनाया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने सायला थाने में 6 जून 2025 को लिखित रिपोर्ट दी थी। घटना के दिन सुबह करीब 8 बजे नाबालिग पुत्री गांव जा रही थी और रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे रोका और जबरन गोचर भूमि की झाड़ियों में ले गए। इस दौरान पीड़िता ने आरोपी का हाथ जो है बहुत ही बेरहमी के साथ में उसे ट्रीट किया और पीड़िता ने तमाम बातें अपने पिता को बताई। इसके बाद में पिता ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करके मामला दर्ज करवाया। बामनवास विधानसभा इलाके में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कान्हा राम ने मंगलवार को मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और बीएलओ की बैठक लेकर के मतदाता सूची पुनरीक्षण की विस्तृत समीक्षा की है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदाता तक परिगणना प्रपत्र समय पर पहुंचे और जानकारी पारदर्शी ढंग से अपडेट की जाए। कुशलगढ़ रोड पर सोमवार को शाम को 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। कनसपाड़ा से कुशलगढ़ की तरफ जा रहे एक परिवार की बाइक को अज्ञात
बाइक सवार ने टक्कर मारी। टक्कर में एक महिला, एक बच्चा और अन्य व्यक्ति घायल हुए। महिला को गंभीर चोटें आने पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद में उदयपुर रेफर किया, तो वहीं बाकी बचे लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए गोलीकांड में घायल बीजेपी नेता और कुरियर व्यवसायी रमेश इनाड़ी की देर शाम उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इनाड़ी को पीठ और पैर में गोली लगी थी। हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया था, जहां शाम 6:30 बजे उनका निधन हुआ। पुलिस को अब इस मामले में अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध युवक की तस्वीरें देखने को मिली। आरोपी वारदात से पहले एक शराब के ठेके पर भी रुका था, जहां पर उसका चेहरा कैमरे में कैद हुआ है। फुटेज में युवक हेलमेट लगाए और लंबी दाढ़ी के साथ में दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि संदिग्ध की तलाश के लिए कई स्थानों पर दबिश भी दी जा रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, पूछताछ भी शुरू कर दी है और घटना के बाद बीजेपी नेता बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे, जिसमें विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, यूआईटी चेयरमैन सुरेश झवर सहित कई नेता भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल जमीन विवाद और सीजिंग मामले के एंगल से भी जांच की जा रही है। क्राइम मीटिंग चल रही थी लगभग 11:15 साढ़े 11 के आसपास। सबसे जिले के आगामी क्राइम मामलों पे ही चर्चा चल रही थी कि हमें सूचना मिली कि चित्तौड़गढ़ के शहर में इनानी मार्केट के पास में मेन भरे बाजार में एक आदमी पे किसी ने फायर कर दिया। इस आधार पे सभी ऑफिसर्स को और सारी टीमों को इमीडिएटली क्राइम सीन पर रश किया गया। सारी टीमें आ गई और फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और हमें सीसीटीवी की भरपूर मदद मिली। इसके आधार पे हमने लगभग ये सर्च ऑपरेशन करीब 12 बजे ऑनवर्ड्स मान लीजिए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में रूस के उफा शहर में एमबीबीएस छात्रा जीत चौधरी के शव का पोस्टमार्टम 6 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं होने पर आक्रोश फैल गया है। शव को भारत लाने में देरी से गुस्साए नागरिकों और व्यापारिक संगठनों ने गुरुवार को कस्बा बंद रखने का ऐलान किया। खंडेलवाल धर्मशाला में हुई बैठक में छात्रा के परिजनों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से कई बार मुलाकात के बावजूद कार्रवाई में कोई प्रगति नहीं हुई। परिवार की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। बैठक में निर्णय लिया कि बुधवार को भगत सिंह चौराहे पर विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाल करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और अब अलवर के खेड़ली की बात, जहां पर विद्यालय से घर लौट रहे सीनियर टीचर को गोली मार दी गई। देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव भनोखर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत छुट्टी के बाद में घर लौट रहा था अध्यापक। गांव जहाड़ू के समीप गोली मारी। कुछ दिनों पहले गांव काठवाड़ी के युवकों से कहा सुनी हुई। देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा का रहने वाला है घायल अध्यापक। बाइक चलाते समय पैर में गोली मारी। गोली लगने पर जान बचाकर गांव भनोखर ये अध्यापक आया। गंभीर हालत में अलवर भेजा गया था अध्यापक।